हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले जो है हम लोग एक सेशन कर चुके हैं जिसमें आप लोग को 20 क्वेश्चंस करवाया गया था। इस सेशन में जो है और भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करने की कोशिश करो। जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ शेयर करो। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपका आज का पहला क्वेश्चन ये रहा बाबू, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है बाबू, जो गलत है उस ऑप्शन को चुनना है। ये लिस्ट 1 दिया हुआ है और ये आपका लिस्ट 2 है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। दोनों लिस्ट को देखिए और आंसर करने की कोशिश करोगे सबसे पहले कि कौन सा जो मैच है या कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत मैच्ड है ना, सही मैच नहीं किया गया है। देखिए कुरियर, तो बताओ कुरियर में है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है कि नहीं? पार्सल वगैरह जो आता है या कुरियर वगैरह है वो कैसा सेक्टर के अंतर्गत आएगा? टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ये तो सही है बाबू। फिशरमैन, फिशरमैन या फिशिंग जो है किस सेक्टर में आता है बाबू? फिशिंग जो है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। थर्ड देखिए आपका कारपेंटर, कारपेंटर जो है किस सेक्टर में आएगा? देखिए तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्या? ये प्राइमरी सेक्टर में दिया हुआ था, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कारपेंटर जो है बाबू किस सेक्टर में आएगा? तो कारपेंटर जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। कौन सा सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये क्या हो गया आपका? गलत है ना। बैंकर, बैंकर क्या है? टर्शियरी सेक्टर में। बैंकिंग जो है कौन सा सेक्टर में आता है? टर्शियरी सेक्टर में, ये सही है। आपको कौन सा ऑप्शन चुनना था जो गलत है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना था। तो देखिए सी का 3 किस में दिया हुआ है? सी का 3 सी में ही दिया हुआ है बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर? किसी भी ईयर में, किसी भी साल में, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो है आपका जो वैल्यू होता है, फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी नेशन में, तो उसको क्या बोला जाता है बाबू? हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी नेशनल रेवेन्यू बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था बाबू आप लोग को, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है, जीडीपी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? जीडीपी लिख सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
देखिएगा, एक्टिविटीज डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। बोला जा रहा है कि वैसा एक्टिविटी या वैसा सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और कौन सा सेकेंडरी सेक्टर दोनों को, है ना, डेवलपमेंट करने में उसका रोल होता है, दोनों का डेवलपमेंट होने में उसका रोल होता है, तो वो कौन सा सेक्टर कहलाएगा। दोनों सेक्टर को डेवलपमेंट करने में या होने में उसका रोल रहता है, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होने में और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होने में। ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। प्राइमरी, बताओ प्राइमरी सेक्टर पूछ ही तो रहा, वो तो बोल ही रहा है कि प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होने में किसका रोल ज्यादा होता है। प्राइमरी का प्राइमरी हो नहीं सकता है। सेकेंडरी भी यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट जो होने में जो है कौन सा एक्टिविटी या कौन सा सेक्टर मदद करता है, हेल्पफुल होता है। ये भी नहीं होगा। कौन सा सेक्टर होगा बाबू, टर्शियरी सेक्टर होगा। कौन सा सेक्टर, टर्शियरी। याद है ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट, साथ में कम्युनिकेशन, ये दोनों, है ना। तो ये हेल्प करता है किसको, प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होने में ये हेल्प करता है। आप कैसे करेगा बाबू ट्रांसपोर्ट, समझो कोई एग्रीकल्चर में जो है इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती कर रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, उसका सामान जो है दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, तो वो डेवलपमेंट होगा उसका। उस एग्रीकल्चर में जो लेबर्स वहां पे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स है, उनका डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, है ना। तो वो कौन सा सेक्टर कहलाएगा जो हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को, टर्शियरी सेक्टर बाबू। क्वाटरनरी में जो आता है आपका रिसर्च वगैरह आता है, क्या आता है, रिसर्च, साथ में और आईटी भी बोल सकते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए, क्या है इसमें, वो पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिएगा। हाउ कैन द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट, हाउ कैन द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देखिएगा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट को, है ना, रिड्यूस करने में, गवर्नमेंट जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है किसमें, एग्रीकल्चर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करने में गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, उसका क्या रोल हो सकता है। अब समझिएगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने पहले सेशन में भी बताया था, समझिएगा उस ऑप्शन के हिसाब से मैंने बता दिया था जो क्वेश्चन बोल रहा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो पहली बात तो ये है कि जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, पहली बात ये। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह भी होता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, मान लेते ये पर्टिकुलर कोई फील्ड है, इस फील्ड में एक फैमिली है, इस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और इस फील्ड में काम करने के लिए सिर्फ 2 मेंबर काफी है। क्या है, 2 मेंबर काफी हैं बाबू, ये 2 मेंबर काफी है। लेकिन इसमें क्या है कि चारों लोग जो है, चारों मेंबर्स जो है इसमें क्या है, इन्वॉल्व्ड है। जरूरत नहीं है 4 लोगों की, 2 लोग से काम चल सकता है, ठीक है, 2 लोग से काम चल सकता है। अगर 2 लोग भी इसमें इस फील्ड में काम करेंगे तो काम इजीली वे में हो जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है, चारों लोग जो है, चारों मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व्ड है। मतलब जरूरत से ज्यादा, जहां नीड नहीं है वहां भी लोग जो है
मतलब का जो है, फालतू का जो है उस फील्ड में लगे हुए हैं। आप रूरल एरियाज में नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा परिवार जो है उस फील्ड में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये एक तरह का क्या बता रहा है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बता रहा है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी शो कर रहा है ये। तो बोला जा रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट को जो है गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस कर सकती है, कम कैसे कर सकती है, उस गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। बोला जा रहा है कि इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट कहाँ, ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स में। बिल्कुल ये क्या है, सही है। इससे क्या होगा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, रोड्स चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। रोड्स चाहिए, रेलवे चाहिए, ब्रिजेस चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्शन वर्क काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो ये सही है। इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये तो सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलता है ये, इनकरेजिंग फार्मर्स टू ग्रो फीवर क्रॉप्स। क्या सरकार यह बोलेगी कि तुम अनाज कम उगाओ, कम क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन करो? ये नहीं, ये क्या है, गलत हो गया बाबू। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट होगा बाबू, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। क्या सरकार को जो है कड़ा जो है कानून बनाना चाहिए, लॉज बनाना चाहिए फार्मिंग के खिलाफ? नहीं। ऑप्शन नंबर डी, डिस्करेजिंग। बोला जाए कि डिस्करेज कीजिए, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, कैनाल्स और डैम्स का कंस्ट्रक्शन ना करे। क्या इस तरीके से जो है सरकार अंडर एम्प्लॉयमेंट को जो है रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है? नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्टेशन वर्क को उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन को और जो है क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा बाबू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया टू एड्रेस द नीड फॉर शॉर्ट टर्म जॉब मेजर्स। शॉर्ट टर्म जॉब, ये शॉर्ट टर्म जॉब क्या है मतलब बाबू, ये जो दिया है शॉर्ट टर्म जॉब, समझिएगा इसको। ये शॉर्ट टर्म जॉब क्या है भाई, शॉर्ट टर्म जॉब कहने का मतलब है कम समय के लिए, कम समय के लिए जो है क्या प्रोवाइड करेगा, जॉब देगा। तो कम समय के लिए जो है सरकार ने ऐसा कौन सा एक्ट बनाया, कानून बनाया, जिसके तहत लोगों को जो है मिनिमम डेज के लिए जो है काम पे दिया जा सके, काम दिया जा सके, उनको वर्क प्रोवाइड किया जा सके। आपको याद है जैसे बहुत सारी पॉलिसी आया था, नरेगा, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत क्या था कि कम से कम 100 डेज के लिए, 100 डेज के लिए जो है लोगों को काम दिया जाएगा, वैसे लोग जिनको कामों की सख्त जरूरत है। नीडफुल पर्सन को जो है 100 डेज का जो है आपका काम दिया जाता था। और अगर सरकार जो है 100 दिन का काम उसको नहीं देती है तो उसको कंपनसेशन के रूप में, अगर काम आप नहीं भी करते हो तब भी जो है सरकार आपको पैसा देगी।
तो कम समय के लिए ऐसा कौन सा एक्ट बनाया गया था जिसके तहत जो है कम समय के लिए जो है लोगों को रोजगार दिया जा सकता था? वो था राइट टू वर्क एक्ट। कौन सा? राइट टू वर्क एक्ट। जिसके तहत क्या था कि मिनिमम 100 डेज का जो है वर्क, 100 डेज का क्या है, 100 डेज के लिए जो है वर्क जो है गारंटी देती है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये किसका एग्जाम्पल है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये एग्जाम्पल है आपका किसका? प्राइमरी सेक्टर का। किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेक्टर का बाबू। देखिए द डैश कवर्स एक्टिविटीज in which natural products are changed into other forms, the ways of manufacturing that we associate with इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बोला जा रहा है क्या कि वह सेक्टर जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, वह सेक्टर जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को मतलब प्राइमरी सेक्टर्स के प्रोडक्ट जो हैं उसको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो वह सेक्टर कौन सा होगा? देखिए प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। अब प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको जो है दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा। कहां बदला जाएगा बाबू? सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे आप एग्जांपल ले लो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट, है ना? फॉरेस्ट से जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है ना? फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है बनाया जा सकता है। चेयर बनाया जा सकता है, टेबल बनाया जा सकता है, विंडोज बनाए जा सकते हैं, है ना? तो प्राइमरी सेक्टर से जो है वो प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में या आपका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको दूसरे सेक्टर में बदला जा सकता है। तो वो सेक्टर कौन सा होगा बाबू? प्राइमरी से कौन सा सेक्टर में बदला जा सकता है दूसरे फॉर्म में? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर में दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल है बाबू? देखना ट्रांसपोर्ट कई बार आ चुका है, ट्रांसपोर्ट कौन सा सेक्टर का है? टर्शियरी सेक्टर का है। कम्युनिकेशन कौन सा सेक्टर का है? टर्शियरी सेक्टर का है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे दिया? बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में डैश शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज। बोला जा रहा है किसी भी देश का इकोनॉमी कितना बड़ा है, किसी भी देश का इकोनॉमी कितना बड़ा है या आर्थिक रूप से वह देश कितना मजबूत है, वो कैसे पता चलेगा? है ना? आर्थिक रूप से कोई कंट्री कितना मजबूत है वो कैसे पता चलेगा हम लोग को बाबू? कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग क्या? जीडीपी, है ना? क्या पढ़ चुके हैं?
जीडीपी। अब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, समझिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग सबसे पहले जो है ना पॉज करके पढ़ा करो, है ना, पॉज करके पढ़ा करो आप लोग कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है क्या, इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश इन डेवलप्ड कंट्रीज, दिस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। बोला जाए कि डेवलप्ड कंट्रीज में एक सेक्टर से लोग जो है दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब पिछले कुछ 100 वर्षों में, है ना, पिछले कुछ 100 वर्षों में क्या देखा गया है, डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है कि लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जिसके तहत क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, और प्रोडक्शन के साथ साथ जो है आपका एम्प्लॉयमेंट भी जो है क्रिएट हो रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है। तो पिछले 100 सालों में लोग कौन सा सेक्टर से किस सेक्टर की ओर गए हैं, किस सेक्टर से किस सेक्टर की ओर गए हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले बाबू क्या था, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। किस पे? एग्रीकल्चर पे। अब चूंकि इंडस्ट्रीज आ गया, फैक्ट्रीज आ गए, मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका स्टार्ट हो गया, तो एग्रीकल्चर से लोग कहां शिफ्ट हुए? सेकेंडरी सेक्टर में। कहा? सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। लेकिन ये बहुत पहले था, 100 ईयर से पहले था ये एग्रीकल्चर। डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा है, इंडिया जैसे कंट्रीज की बात नहीं किया जा रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो है शिफ्ट कर रहे हैं पिछले 100 ईयर्स में, वो कौन सा सेक्टर से किस सेक्टर की ओर गए हैं? तो सेकेंडरी से कहाँ गए हैं बाबू 100 ईयर्स में? क्यों? क्योंकि डेवलप्ड नेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, 17th और 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो सेकेंडरी से कहा टर्शियरी सेक्टर में जो है लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और ये टर्शियरी सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, रोजगार पैदा कर रहा है, लोगों को काम दे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में लंबा दिख रहा है ना, क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए आप लोग। क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सर्विसेज सेक्टर। बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सर्विस सेक्टर के लिए सही है, सर्विस सेक्टर के लिए सही यूज किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही सर्विस सेक्टर का जो है दर्शाता है या सर्विस सेक्टर के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए, एज इनकम लेवल राइज
certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism and shopping। समझना, बोला जा रहा है कि जैसे ही इनकम जो है लोगों का क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इनकम लोगों का जब बढ़ गया तो कुछ लोग जो होते हैं डिमांड करते हैं। किस चीज का डिमांड करते हैं भाई? और भी सर्विसेज का डिमांड करते हैं, जैसे ईटिंग आउट। ये ईटिंग आउट का मतलब क्या हुआ? ईटिंग आउट का मतलब है ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, ये होटल्स की बात कर रहा है ना। ईटिंग आउट का मतलब ये हुआ। तो जैसे ही लोगों का इनकम राइज करता है तो कुछ लोग जो है और नए नए सर्विसेज का डिमांड करते हैं, जैसे ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, शॉपिंग्स की बात करते हैं कि अब ये सर्विसेज में भी क्या करना चाहिए, इसका भी डेवलपमेंट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ये सही है बाबू, सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर बी, ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले कुछ दशकों में सर्टेन न्यू सर्विसेज, कुछ नए सर्विस जैसे में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी की बात किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये बिल्कुल सही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में। ये बिल्कुल सही है। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप 10 साल पहले पूछना अपने, अगर आपके बड़े भाई होंगे है ना, या अंकल होंगे, आंट होंगे, या आपकी जो फादर्स होंगे, उनसे पूछिएगा कि 10 साल पहले जो है आप स्मार्टफोन चलाते थे क्या? नहीं चलाते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो पिछले कुछ दशकों में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक तरीका और है कि जो आप समझ सकते हो, लॉकडाउन हुआ था, आपकी क्लासेस क्या थी, ऑफ थी। उस समय जो है आप कैसे पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन। कैसे? ऑनलाइन करते थे, जूम करते थे ना। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ तभी तो आप वो सर्विस यूज कर पा रहे हो। तो ये भी क्या है आपका, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन द ईयर 2010-11 द टर्शियरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। बोला जा रहा है कि 10-11 में, 2010 और 11 में जो है टर्शियरी सेक्टर जो है लार्जेस्ट सेक्टर के रूप में उभर कर आया। किसने किसको रिप्लेस किया? प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस कर दिया? प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया। 2010-11 की बात कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी सही है। तो आपका सर्विस सेक्टर का जो है, सर्विस सेक्टर के बारे में बोला जाता है कौन सा स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सब सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बाबू आपका डी हो जाएगा। देखिए, द डैश कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। बोला जा रहा है भारत में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है ना। वो 10-11 की बात किया था, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला, लोगों को काम देने वाला, रोजगार देने वाला कौन सा सेक्टर है? वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। क्या है?
प्राइमरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि आज के डेट में भी 50 से 60% लोग जो है क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं बाबू। तो सबसे ज्यादा जो है आपका एम्प्लॉयर, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया कौन सा सेक्टर है? लोग जो है सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? वो है आपका एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि 50 से 60% लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, खेती करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, और क्या बोला जा रहा है? वर्कर्स इन डैश सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। देखिए किस सेक्टर में जो है, किस सेक्टर में वर्कर्स अंडर एम्प्लॉयड है? हमने अभी जस्ट बताया था अंडर एम्प्लॉयड का मतलब पहला तो ये कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम ना करे, साथ में यह भी बताया कि कोई प्लॉट है और 2 लोग की जरूरत है वहां पे, लेकिन पूरा परिवार अगर 4 मेंबर्स है एक फैमिली में, तो चारों मेंबर्स जो है इसी प्लॉट पे काम कर रहा है, इसी खेत में काम कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो कौन सा सेक्टर में जो है अंडर एम्प्लॉयड ज्यादा है, वर्कर्स की संख्या ज्यादा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर में। ग्रामीण इलाकों में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा परिवार जो है खेतों में लगा रहता है। जिस प्लॉट पे एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति काम कर देगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, सारे फैमिली मेंबर्स जो है वहां पे इंगेज्ड होते हैं। डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे दिखा रहा है आपको, पहले भी मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी हो जाएगा बाबू। देखिएगा मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। बोला जा रहा है कि आधा से ज्यादा आबादी जो है भारत की वो कहाँ काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर में भी कौन सा काम कर रहे हैं भाई? ऑप्शन देखिए, फिशिंग, माइनिंग या एग्रीकल्चर या नन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया था कि 50 से 60% लोग जो है आज के डेट में भी एग्रीकल्चर करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? एग्रीकल्चर। हालांकि तीनों ऑप्शन जो है ए, बी और सी जो है आपका प्राइमरी सेक्टर का ही एग्जाम्पल है। फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर तीनों जो है प्राइमरी सेक्टर का ही एग्जाम्पल है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो है 50 से 60% लोग जो है इंगेज्ड हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एज पर द स्टडी by the former planning commission, if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than dash people। बोला जा रहा है क्या कि प्लानिंग कमीशन के रिसर्च के अनुसार, स्टडी के अनुसार, उनके अध्ययन के अनुसार अगर टूरिज्म को, किसको? टूरिज्म को जो है बाबू एक सेक्टर के रूप में इंप्रूवमेंट किया जाए, एक सेक्टर के रूप में डेवलपमेंट किया जाए, टूरिज्म को एक सेक्टर के रूप में डेवलपमेंट किया जाए, तब जो है प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर जो है कितना एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है, कितने लोगों को जो है टूरिज्म नौकरी दे सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। ऑप्शन है आपके 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख और 35 लाख। याद रखिएगा अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है,
टूरिज्म को जो है एक सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है टूरिज्म लगभग 35 लाख 35 लैक्स पीपल को जो है एम्प्लॉयमेंट वो दे सकता है, रोजगार दे सकता है। कितना? 35 लैक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। देखिए, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब नरेगा की बात किया है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, बोला जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा ये नरेगा जो है कब पास किया गया था? ये एक्ट को, इस कानून को, नरेगा को कब पास किया गया था? ऑप्शन है आपका 2005, 2010, 2004 या 2014। बताओ, ये पहले क्वेश्चन आपका हो चुका है बाबू, है ना। ऑप्शन नंबर ए 2005, और बाद में जो है इसका नाम क्या चेंज करके रख दिया गया था? MGREGA, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब? 2009 में, है ना। ध्यान रखिएगा कि और अभी भी गवर्नमेंट जो है इस मनरेगा का नाम जो है चेंज करने पे विचार कर रही है कि नरेगा का नाम क्या हो सके, बदल दिया जाए, है ना, विचार कर रही है। देखिए, असर्शन और रीजन है आपका। असर्शन रीजन को सही से पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा खुद से। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, मतलब आत्म जो है मंथन कीजिए, अपने आप में मंथन कीजिए, सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो और इसका जवाब देने का कोशिश करना। देखो, असर्शन रीजन में, असर्शन में क्या बोला जा रहा है बाबू? सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम इसेंशियल सर्विसेज दैट may not directly help in the production of goods। क्या बोला गया? कि सर्विस सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड्स सम essential services that may not directly help in the production of goods। सर्विस सेक्टर्स जो है, सर्विस सेक्टर्स में कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिससे गुड्स के प्रोडक्शन में वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता। सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसे भी सर्विसेज हैं जिसके तहत गुड्स का प्रोडक्शन में जो है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, वो हेल्पफुल नहीं होता। जैसे में सोचिए कि आपका पुलिस, वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, गुड्स के प्रोडक्शन होने में जो है वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। जैसे में सिंपल समझ लो, बार्बर, बार्बर भी टर्शियरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, है ना। तो बार्बर का क्या रोल रहेगा भाई कि किसी का गुड्स का प्रोडक्शन जो है बढ़ा दे, वो हेल्प करे नहीं, है ना। तो ये असर्शन जो है आपका क्या है, सही है कि सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसे भी सर्विसेज हैं जिसके तहत जो है गुड्स का प्रोडक्शन में वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, ये सही है। अब बार्बर का क्या रोल है भाई? किसी गुड्स का प्रोडक्शन में हेल्प करे वो। वाशरमैन का क्या काम है भाई? कि किसी गुड्स का जो है प्रोडक्शन में हेल्प करे। वाशरमैन का काम है कपड़े धोना, बार्बर का काम है हमारा बाल काटना, है ना। तो असर्शन क्या है, सही है। वो डायरेक्टली कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो गुड्स का प्रोडक्शन होने में जो है डायरेक्टली मदद नहीं करते, वो ये बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। रीजन में देखिए,
In recent times, certain new services based on information technology, such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc., have become more important. है ना? अब देखिए क्या बोला गया कि रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल में क्या देखा गया है आपका कि कुछ नए सर्विसेज आईटी, आईटी में क्या, इंटरनेट कैफे खुल गया है, एटीएम बूथ खुल गए हैं, मतलब एटीएम्स है, कॉल सेंटर खुल गए हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां खुल गई है। ये आज के डेट में क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है, महत्वपूर्ण हो चुका है। ये भी क्या है, ये भी सही है। हमने एग्जाम्पल दिया था अभी मोबाइल का कि अपने फैमिली मेंबर से पूछिएगा कि 10 साल पहले आप जो है स्मार्टफोन यूज करते थे, नहीं करते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग जो है यूज कर रहे हैं। तो रिसेंट टाइम्स में, हाल फिलहाल में तो डेवलपमेंट हुआ है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में पहले नेट इंटरनेट कैफे की बात भी हो रही है, एटीएम की भी बात हो रही है, कॉल सेंटर्स की भी बात हो रही है, और ये आज के डेट में जो है इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये भी सही है। रीजन भी क्या है, ये भी सही है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों तो सही है, लेकिन देखिएगा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये दोनों स्टेटमेंट सही जरूर है, लेकिन ये रीजन जो है आपका असर्शन का कॉज नहीं बता रहा। आपका असर्शन क्या है, ये करेक्टरिस्टिक बता रहा है। क्या बता रहा है, करेक्टरिस्टिक बता रहा है। किसका करेक्टरिस्टिक बता रहा है बाबू, ये खासियत बता रहा है। किसका करेक्टरिस्टिक बता रहा है, सर्विस सेक्टर का, मतलब टर्शियरी सेक्टर का करेक्टरिस्टिक बता रहा है। लेकिन रीजन जो है, रीजन जो है आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों कुछ सेक्टर्स जो है हेल्प नहीं करेगा। अगर यहां पे एक्सप्लेन करता क्यों जो है कुछ सेक्टर्स जो है गुड्स के प्रोडक्शन में जो है डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, ये बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। ये तो अलग ही बोल रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो है आईटी डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है क्या हुआ, इन्हांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। ये भी सही है, लेकिन इसका रीजन तो सही है, लेकिन इसका सही कारण ये नहीं बता रहा है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। अगर ये बोल देता, अगर ये बताता रीजन जो है, अगर ये बताता कि कुछ सर्विसेज जो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वो कैसे गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, तब ये क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। हाँ, रीजन सही जरूर है, लेकिन जो एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर। बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है, और कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने पहले ही बताया था कि उनको सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योर होते हैं, वो निश्चित होते हैं कि मुझे 60 साल तक क्या करना है, काम करना है तो करना है। ये बिल्कुल क्या है, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बाबू, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, ये भी सही है। उनका वर्किंग आवर्स जो है डिफाइन होता है कि इतना से इतना बजे तक ही जो है वो काम करेंगे। कांता का जो है पिछले सेशन में आपको एक कांता का स्टोरी दिया हुआ था, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन बेस्ड था। तो कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती थी,
9:30 में जाती थी और 5:30 में उसकी छुट्टी हो जाती थी। तो फिक्स्ड टाइम है ना भाई, ड्यूरेशन तो फिक्स है कि इतना टाइम ही आपको काम करना है। तो क्या है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, ये भी सही है। इफ दे वर्क मोर, और अगर वो ज्यादा काम करते हैं, दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, और अगर वो ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा देर काम करते हैं, ज्यादा समय काम करते हैं, तो उनके लिए जो है, वो जो ओवर टाइम किए हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको पेड किया जाएगा। ओवर टाइम के लिए अलग से क्या होगा, पेमेंट मिलेगा, पैसे अलग से मिलेंगे उसको। तो ये भी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लड्डू गोपाल। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपका द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया। पिछला क्वेश्चन किस पे था, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे था। इसमें बोला जा रहा है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है बोला जा रहा है कि वो छोटे यूनिट्स में होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, छिटपुट होते हैं, कहीं एक जगह नहीं है, छोटे छोटे यूनिट्स में होते हैं। विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ डैश, और वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, वो जो सेक्टर्स है वो किसके कंट्रोल के बाहर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है किसके कंट्रोल के बाहर होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है किसके कंट्रोल से बाहर होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है बाबू। किसके कंट्रोल से, गवर्नमेंट के कंट्रोल से वो बाहर होगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फिर से सही स्टेटमेंट जो है चुनना है। किसके लिए सही स्टेटमेंट चुनना है बाबू, अनऑर्गेनाइज्ड, फिर से आ गया क्या, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए जो है सही स्टेटमेंट चुनना है। पहला जो है ऑप्शन में क्या है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग अ स्मॉल जॉब्स। बिल्कुल सही है कि इस सेक्टर्स में जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है एम्प्लॉयड तो होते हैं, लेकिन वो जॉब छोटे छोटे जॉब करते हैं, छोटा जॉब करते हैं। ये क्या है आपका, सही है। अगर ये सही नहीं समझ में आ रहा तो आगे देखो, ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, ये तो सही है ना अनऑर्गेनाइज्ड के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता है, किस में होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट सिक्योर होता है। तो ये क्या है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही होता है कि लोगों को कभी भी बोला जा सकता है कि आप काम छोड़ दो रे भाई, चल जाओ, अब हम तुमको अब यहाँ पे नहीं रखेंगे, है ना। तो कभी भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो ये भी क्या है आपका, सही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब सोच लो ये दोनों तो सही था, और अगर ये आपको नहीं भी समझ में आ रहा था, मान लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो ऑप्शन से छाट सकते हो ना बाबू। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, अगर ये सही है ये सही है, इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा लड्डू गोपाल, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए
यहाँ पे थैंक यू बोल दिया गया है। अब बोर्ड भी बोल रहा है कि धन्यवाद, है ना, बोर्ड बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे बेटा, ये बोर्ड बोल रहा है कि धन्यवाद गुरुजी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, यहीं रखते हैं, आज का क्लास यहीं के ख़त्म करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है वो आप शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।